नमस्कार। हरिभूमि टीवी के इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज फिर से हमारे साथ हैं डॉक्टर आरती साहू जी। नमस्कार जी डॉक्टर, नमस्कार। कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया जी। पहले एपिसोड में आपने देखा है कि हमने परिवार की बात की, दोस्ती की बात की और जो शुरुआती सेक्स एजुकेशन के टॉपिक थे उन पे बात की और आज हम पहुंचे हैं रोमांस पे। रोमांस एक खास टॉपिक है। लोगों के चेहरे लाल हो जाते हैं जब वो इस मामले पे बात करते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा खोलने की कोशिश करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि आपकी लाइफ में रोमांस है कि नहीं। और जो भी सवाल पूछना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। डॉक्टर साहब, तो यही सवाल है कि रोमांस है क्या? बिल्कुल। जगदीप जी, अब तक की जो यात्रा हमने कवर जी, की, जी। उसमें हमने पारिवारिक रिश्तों की बात की और हमने बात की दोस्ती की। जी। तो जैसे-जैसे हम जवान होते हैं, हम्म, एक अलग-सा भाव हमारे अंदर जन्म जी, लेता जी, है। जी। ऑपोज़िट सेक्स के प्रति आकर्षण, किसी हम्म, को लेकर मोहब्बत का इज़हार करने की हम्म, इच्छा, क्रशेज़, किसी के हम्म, बारे में दिन में बैठ के सपने देखना। तो ये हम्म, सारी जो चीज़ें हैं, ये रोमांटिक भावनाएँ होती हैं हमारी। जी, तो इन 2 रिश्तों के बाद जो नेक्स्ट रिश्ता हम सीखते हैं या हम हम्म, जिसमें घुसते हैं, वो है हमारे रोमांटिक जी, रिलेशनशिप्स। जी, तो रोमांच एक बहुत ही खूबसूरत फीलिंग है, आपके हम्म, अंदर की मिठास है, जो हम्म, किसी सामने वाले को देखकर निकल आती है। बट इम्पोर्टेंट बात ये है कि मिठास आपके अंदर की है, हम्म, सामने वाला तो केवल उसका आईना भर है। जी। हम्म। तो ये डॉक्टर साहब रोमांस है कि ये कैसे पता लगेगा कि सामने वाला भी उससे इंटरेस्टेड है कि नहीं? बिल्कुल, ये तो बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है। हाँ। देखिए एक असली क्वेश्चन ही यही है हाँ, डॉक्टर देखिए साहब। एक तरफ़ा मोहब्बत बड़ी हुँ, दुखदाई होती है ना? हुँ, सामने वाला आपसे प्यार करता है, नहीं करता या आपको पसंद करता है कि नहीं करता, ये हुँ, कई बार जज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना? हुँ, तो कुछ क्यूज़ होते हैं, जैसे आपके साथ समय बिताने का उनका भी उतना ही मन करे जितना आपका करता है, हुँ, या बीच-बीच में आप देखेंगे कि सबसे नज़र चुरा के आपकी तरफ देख रहे हैं। तो हुँ, यंग क्रशेज़ में तो यही होता है कि सामने से भी निकल गए तो दिल में कुछ-कुछ होता है। फीलिंग पता बिल्कुल, लग जाती बिल्कुल। है। तो ये वाली जो सारी चीज़ें हैं थोड़ा-सा इंडिकेट करते हैं कि शायद सामने वाले का भी आपकी तरफ उतना ही रुझान है, हुँ, हुँ। जितना आपका उनकी तरफ है। डॉक्टर साहब, रोमांस, लव और सेक्स ये काफ़ी इसमें कॉम्प्लिकेशन है। हुँ, तो हुँ। ये थोड़ा-सा आप समझाएँ कि बिल्कुल, इनमें बिल्कुल। क्या-क्या चीज़ें? देखिए, हमारे यहाँ क्योंकि मैरिज हुँ, होती है, हुँ, तो हम मैरिज में ही जो भी, चाहे वो लव मैरिज है, हुँ, चाहे पार्टनर हमने चुना है या वो अरेंज्ड है, किसी के कहने पे पार्टनर चुना है, हुँ, तो जितनी हमारी रोमांटिक फीलिंग्स हैं या जो हमारी सेक्सुअल फीलिंग्स हैं, वो हम एक मैरिज के अंडर जी, करते हैं। जी। बट अगर हम देखें रोमांस की फीलिंग और सेक्सुअल फीलिंग, ये बिल्कुल अलग-अलग हुँ, चीज़ें हुँ, हैं। हुँ, रोमांस में आपका मन होता है कि आप सामने वाले को प्यार करें, हुँ, उसके साथ एक सॉफ्टनेस की फीलिंग हुँ, जुड़ी है और जानना बहुत ज़रूरी है दोनों का फ़र्क, हुँ, क्योंकि हुँ, औरतें भावनात्मक होती हैं हुँ, और अधिकतर रोमांस चाहती हैं हुँ, लाइफ में, हुँ, हुँ, और क्योंकि आदमी सेक्सुअली ज़्यादा ओरिएंटेड होते हैं, तो वो हुँ, औरतों की उस जो आवश्यकता है, जो नीड है, हुँ, उसकी कई बार पूर्ति नहीं कर पाते। हुँ, तो हुँ, सेक्सुअल फीलिंग्स होना मतलब आपको एक डिज़ायर है इंटरकोर्स करने की जी, या जी। सेक्सुअल एक्ट में एंगेज करने की। हुँ, 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 जबकि रोमांटिक फीलिंग्स सॉफ्ट फीलिंग्स हैं, हुँ, टच करना, हुँ, कडल करना या किसी हुँ, को के साथ बैठ के अच्छा म्यूज़िक सुनना हुँ, या एक हुँ, रोमांटिक माहौल बनाना जिसमें आप हुँ, अपने दिल की बातें कर सकें, चाहे हुँ, वो थोड़ी-सी देर के लिए ही क्यों ना हो। हुँ, हुँ, इसीलिए रोमांस कहते हैं फिक्शन है आधा, हुँ, आप उसको हुँ, अपने आप उसकी रचना हुँ, करते हैं। हुँ, तो जो सॉफ्टर फीलिंग्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सेक्स में तब्दील हों। जी, आप देखेंगे आधे इंडिया में कपल्स के जो झगड़ों का कारण है वो हुँ, यही है। तो वुमेन हुँ, कहेगी कि तुम मेरे साथ रोमांस नहीं करते। आदमी हुँ, रोमांस शुरू करता है और सेक्स पे जाके तुरंत खत्म हो जाता है। हुँ, तो वो जो दोनों हैं चीज़ें अलग-अलग हैं और दोनों का लाइफ में अपना-अपना महत्व है। हुँ, जी, हुँ। यही मेरा सवाल भी यही था जो आपने जी, थोड़ा-सा जी। बताया है कि शुरुआत में जब कपल 2 लोग आपस में जुड़ते हुँ, हैं तो वो घंटों-घंटों फ़ोन पे बात करेंगे, बिल्कुल। वो सारी चीज़ें। लेकिन एक टाइम के बाद वो धीरे-धीरे कम होती जाती हुँ, है। हुँ। एक पीक जाने के बाद फिर वो कम हो जी, जाती जी। है।
तो इसका क्या हाल है डॉक्टर साहब कि वो लगातार जीवंत रहे जीवन में? देखिए ऐसा है, अभी ना पीछे एक शोध भी हुआ है, उसमें उन्होंने देखा है कि जब इंसान, जिसको हम लव की फीलिंग कहते हैं, लव की फीलिंग में जब वो होता है तो उसका जो ब्रेन का इमेजिंग है, जो सीटी स्कैन एमआरआई में चेंजेस थे, वो बिल्कुल वैसा है जैसे कोकेन एडिक्ट का होता है। तो आप बहुत देर उस हाई स्टेट में नहीं रह सकते, क्योंकि एक बहुत पावरफुल और इंटेंस इमोशन है। तो धीरे धीरे वो इमोशन नीचे आएगा ही आएगा। बट जैसे मैंने बताया, रोमांस जो है वो एक फैंटेसी वर्ल्ड आप अपने में क्रिएट करते हैं, जिसमें दो ही जने हैं और वो उसमें कुछ भी उसका रूप और आकार दे सकते हैं। तो रियल लाइफ में रोमांस क्रिएट करना पड़ता है, वो मोमेंट्स क्रिएट करने पड़ते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है, चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज, लव में एक दूसरे से मिलने के लिए शुरू में थोड़ी सी वो रहती है कि अब मिलेंगे, अब होगा। एक बार घर में आ जाती है लड़की या आपकी शादी हो जाती है, तो फिर वो आपको लगता है कि गोल अचीव हो गया, शादी ही गोल था, राइट? बट बेसिकली शादी द एंड नहीं है, शादी द बिगिनिंग है, शुरुआत है। और वहां से अब आपको अपना आगे रिलेशनशिप लेके जाना है, और उसको स्पाइस अप करने के लिए रोमांस भी बहुत जरूरी है और सेक्सुअल इंटरेस्ट भी एक दूसरे में बहुत जरूरी है। तो उसको चलता रखने के लिए आप डेट नाइट्स कर सकते हैं, जैसे आप पहले डेट पे जाते थे और मिलते थे, तो अब क्योंकि आप मियां बीवी बन जाते हैं तो आपको 10 लोगों को बता के निकलना पड़ता है। तो बट स्टिल एक रिचुअल बनाए कि डेट नाइट्स, या कोई ऐसा दिन आप अपने कमरे में, अपने बेडरूम में मूवीज देखने का प्रोग्राम बना सकते हैं। ये मैरिड कपल्स के लिए बहुत अच्छा है। यंग कपल्स के लिए भी मैं कहूंगी कई बार डेटिंग उनके लिए मुश्किल हो जाती है, क्योंकि हर बार पैसा खर्ची करना पड़ता है रोमांटिक डेट बनाने के लिए। तो आपको कुछ वो चीजें भी करनी होंगी, हम आने वाले एपिसोड्स में डिस्कस करेंगे कि यंग कपल्स क्या कर सकते हैं जिसमें बिना खर्चे के वो रोमांस को बढ़ावा दे सके और पॉकेट पे जोर ना आए। जी डॉक्टर साहब, आपने एक जिक्र किया अभी कि पैसा, ये एक बड़ी दिक्कत है कि शादी से पहले जो एक दूसरे के लिए समय था, जो एक दूसरे के साथ घूमने फिरने का मन करता था, शादी के बाद अचानक से वो मूव हो जाता है कि करियर। फिर जब करियर की तरफ दिमाग मूव होता है, हालांकि लड़कियां भी आजकल करियर की तरफ बिल्कुल वो हैं, सोचती हैं, फिर तो बहुत कम दिक्कतें मैंने महसूस की है कि दोनों करियर की तरफ सोचते हैं तो कम वो दिखते हैं। लेकिन यदि हाउस वाइफ है तो ये बिल्कुल ही उल्ट चीजें हो जाती हैं। तो इसमें एक सामंजस्य कैसे? बहुत मुश्किल, आपने बिल्कुल सही कहा। जो हाउस वाइफ है वो घर पे सारा दिन रहती है और उसकी लाइफ का हाई पॉइंट तभी होता है जब हस्बैंड शाम को घर आता है। और मुझे लगता है कि कई बार जो हाउस वाइफ होती है, जो एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ उसका रिश्ता है ना, वो हस्बैंड के माध्यम से हुआ है कि आज क्या हुआ, ऑफिस में किसने क्या कहा, कौन क्या खाना लेकर आया था, वो सारी बातें जो दिन भर की है उसी के माध्यम से औरत जीने की कोशिश करती है। प्लस क्योंकि वो घर पर है और उसका एक ही दोस्त है, वो दोस्त शाम को आएगा तो घर उसने कैसा रखा है, थोड़ा अप्रिसिएशन चाहती है, खाने की तारीफ, घर की तारीफ, वो कैसी लग रही है उसकी तारीफ, और एक धन्यवाद भी चाहती है कि भाई मैं सारा दिन आपके लिए, हालांकि पुरुष भी उतना ही खटकर आता है, बट औरत की जो सॉफ्टर फीलिंग्स होती हैं वो ज्यादा डिमांड करती हैं कि हस्बैंड एक बोल प्यार का बोल दे, एक शब्द एप्रिसिएशन का, एक शब्द ग्रैटिट्यूड का, तो वो चीजें बड़ी जरूरी है। अब आदमी के लिए क्या होता है, उसका ये रहता है कि मैं तो सारा दिन काम करके आया हूँ, थका हारा आया हूँ, तो मैं अब सारा दिन अब शांति चाहता हूँ, अब मैं थोड़ा स्पेस चाहता हूँ, है ना, अब मैं थोड़ी फ्रीडम चाहता हूँ, अब तो मैं मेरे घर में हूँ। तो इसमें भी बड़ी एक मजेदार बात है कि औसतन हम लोग एक दिन में 35,000 शब्द बोलते हैं। आदमी ऑफिस से जब घर आता है तो वो अपने 35,000 बोल कर आता है, ज्यादा बोल के आता है। एग्जैक्टली। और औरत तब बोलना शुरू करती है जब वो घर के अंदर आता है। वही दिक्कत, तो यही दिक्कत हो जाती है। तो अगर आप ये समझ लें कि उनकी भी वही बोलने की रिक्वायरमेंट रहेगी, वो अपने दिन भर की जो बातें हैं आपसे शेयर करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस बन सकता है कि हाँ, पहला घंटा अपने लिए ले लिया, फिर उसके बाद अपने परिवार, अपनी वाइफ के साथ एंजॉय किया। जी डॉक्टर साहब, हम हरियाणा में बैठे हैं, हरियाणा में बड़ा मुश्किल है मतलब रोमांस के बारे में बात करना। उनको शादी होगी, बच्चे बड़े करने की उनकी चिंता, उनके बच्चों की चिंता भी हो जाती है। तो ये कैसे समझाएं कि रोमांस भी बहुत जरूरी है जीवन में? बिल्कुल, क्योंकि ये है नहीं बेसिक, उसमें एजुकेशन में ही नहीं है कहीं भी सेक्स एजुकेशन के बारे में कि वो जीवन में किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है। देखिए, फिर मैं बार बार कहूंगी, रोमांस एक बहुत ही सॉफ्ट फीलिंग से संबंधित है
और अगर रोज पैसा खर्च करना पड़ेगा तो कोई भी रोमांस नहीं करेगा। तो छोटी छोटी चीजें हैं जिसमें आप रोमांस कर सकते हैं। मसलन कि आपकी वाइफ किचन में काम कर रही हैं, तो आप उनके साथ हाथ बटा रहे हैं, मिलके कोई काम कर रहे हैं, आपके उस टाइम में फिजिकल टच भी होगा। अब छोटी सी किचन है, आप एक दूसरे के साथ क्रॉस भी करेंगे, बातें भी करेंगे, मिलके काम भी करेंगे। तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा रोमांटिक और कुछ नहीं हो सकता। हस्बैंड वाइफ अगर एज ए टीम घर के काम कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी रोमांटिक। मान लीजिए आपने आज की डेट नाइट रखी हुई है, आपने प्लान कर रखा है कि आज हम कुछ बेडरूम में डिफरेंट करेंगे या कुछ भी नया एक्सपीरियंस करेंगे। तो अगर आप संयुक्त परिवार में हैं, तो आपकी आंखों ही आंखों में जो इशारा चल रहा है या जो आप टेक्सटिंग कर रहे हैं, भी रोमांस है। और हींग लगे ना फिटकरी, उसमें तो पैसे भी नहीं लगने। तो छोटे छोटे ये मोमेंट्स आप अपनी एक्सपीरियंस से, अपनी बुद्धिमत्ता से क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आइडियाज की कमी है तो आजकल तो यूट्यूब और इंटरनेट बहुत चीजें सिखाते हैं। मंशा होनी चाहिए है जी। नहीं, मनसा तो है डॉक्टर साहब। मैं वही बात आ जाती है कि आप जब घर में और वो सारे माहौल में होते हैं तो लोगों को लगता है कि पता नहीं, ये जब शादी हो चुकी है इनकी, ये एक दूसरे के प्रति इतने चिपके रहते हैं, आसपास रहते हैं, ये तो कोई मतलब नहीं बनता। तो वो उस सिचुएशन से बिल्कुल आपकी बात ठीक है। देखिए, हमें मर्यादित भी रहना है पर रोमांचित भी रहना है। तो मैंने आपसे इसीलिए शेयर किया। वो आंख का इशारा, वो दो लोगों का प्राइवेट जोक है। अब घर के लोग आपको उसमें ना हाथ पकड़ना ना साथ बैठना है, पर आप दोनों के अंडरस्टैंड। आप टेक्सटिंग कर सकते हैं, अब उसमें भी कुछ ऐसा मर्यादा क्रॉस नहीं होगी, है ना। मिलके काम कर सकते हैं। 2 मिनट वो किचन में जाके वो 2 मिनट का मोमेंट, आपके हस्बैंड है तो दिन भर में 1-2 फोन कर सकते हैं। आप अपने पार्टनर को राइट टाइम पे फोन कर सकती हैं, जिसमें वो ऑफिस में डिस्टर्ब भी ना हो और मैसेज भी पहुंच जाए। कुछ लोग घर से खाना लेके जाते हैं, एक छोटा सा आप खाने की टिफिन में एक प्यार भरा नोट भी डाल देंगे तो भी मुझे लगता है कि सामने वाले का दिन बन जाता है और वो वेट करेगा कि शाम को जाके मैं अपनी वाइफ से मिलूं। तो बहुत छोटी छोटी चीजें करनी है जगदीप जी, जिससे लाइफ में रोमांच बना रहे। अब ये पीढ़ी से हम थोड़ा सा आगे आते हैं, जो नौजवान लोग हैं जी, बुजुर्ग उनको ये समझाते हैं हमेशा कि ये प्यार मोहब्बत के जो जंजाल है इनसे दूर रहोगे तो करियर बन जाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। लेकिन ये है कि ये दोनों चीजें साथ चलने वाली। आप किसी को पसंद करते हैं, उनसे मिलते हैं, आपस की बॉन्डिंग बनती है, वो सारी चीजें मुझे लगता है कि वो रोमांस का एक हिस्सा है। बिल्कुल। तो कैसे नौजवान लड़के को वो चीजें इम्प्लीमेंट करेगा, समझेगा कि जीवन में कहाँ क्या क्या जरूरी है? देखिए, रोमांस भी अगर हमने करना है, मुझे याद है जब मैं यंग थी, आई एम 50 नाउ, तो उस टाइम पे कैट कॉलिंग बहुत होती थी। पीछे से आवाजें देना या बाइक पे चक्कर लगाना, ये सारी चीजें बड़ी इन फैशन हुआ करती थी तब, कि भी लड़के अगर बात नहीं कर पाते थे तो उसी गली में चक्कर लगाना या फिर कॉलेज टाइम के बाद उसी स्थान पे खड़े हो जाना। तो ये सारी चीजें होती थी। बट आजकल के जमाने में सब बच्चों के पास मोबाइल है, इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेजिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है। इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल सही कहते हैं बड़े, क्योंकि वही टाइम करियर बनाने का टाइम है, वही टाइम हमारा अपनी नई भावनाओं को एक्सप्लोर करने का टाइम भी है। तो एक बैलेंस होना दोनों चीजों में बहुत जरूरी है। अभी मैं इंस्टाग्राम पे एक रील देख रही थी कि एक 16 साल की बेटी को मदर कह रही है कि खबरदार तूने किसी लड़के से बात की। वही माँ 26 पे कह रही है एक बार बात करके तो देख ले, हो सकता है अच्छा लग जाए। और 36 पे वो माँ कह रही है, तो वो बेटी माँ से कह रही है कि आपने कभी पहले तो बात ही नहीं करनी थी, अब आप मुझसे कह रहे हो कि शादी करो ऐसे। तो हमें साथ साथ हेल्दी रिलेशनशिप्स जिसमें रिस्पेक्ट है, हमने वही कहा ना, फ्रेंडशिप हो पाना, कॉमन वैल्यू सिस्टम हो पाना, एक हेल्दी फ्लर्टिंग हो पाना, ये बहुत जरूरी है। तो दोनों चीजें हमारे बच्चों को हमें बैलेंस में सिखानी पड़ेंगी। ये चीजें हैं डॉक्टर साहब, जैसे कुछ बच्चे विदेश गए हैं, यहाँ के काफी चीजें ऐसी आती है कि उनकी 40-40, 45-45 साल की उम्र में शादियां नहीं, या वो बिल्कुल ही उब गए उस तरह की, उनके जीवन में कभी रही नहीं। तो ये बहुत जरूरी है कि वो किस समय पे और कहाँ बैठे हैं और क्या जरूरी है। लेकिन माँ बाप, ये जो गैप है दोनों का, इसको कैसे बांटे? देखिए, अब मैं पहले नौजवानों की जैसे आपने बात की, देखिए जब बहुत छोटे हैं बच्चे, टीनेजर्स हैं, तो ग्रुप डेटिंग बहुत सेफ है और उसमें आपको एट ए टाइम बहुत सारे लोगों को मिलने का मौका मिलता है। जैसे आपका कोई कॉलेज का ट्रिप गया,
मैक्सिमम रोमांसेस तो तभी होते हैं ना, कॉलेज ट्रिप्स गए तब हुआ, या कोई कॉलेज फेस्टिवल हुआ तब हुआ। तो हमें हमारे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा ऐसी एक्टिविटीज में प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में वो बहुत सारे लोगों से एट ए टाइम मिल पाते हैं और ये भी समझ पाते हैं कि उनको क्या चीजें अच्छी लगती हैं और क्या चीजें अच्छी नहीं लगती। तो दैट इज ओके। फिर एक बार बच्चा किसी डिग्री कोर्स में कर लेता है या अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ता है, नेचुरली आपको उसी धारा के लोग वहां मिलेंगे, जो भी आप व्यापार या व्यवसाय कर रहे हैं या जो भी प्रोफेशन में है, तो उनसे एक हेल्दी फ्रेंडशिप होना बड़ा जरूरी है। रोमांटिक फीलिंग्स बीच में आ जाएं तो बहुत अच्छी बात है। रोमांटिक फीलिंग्स आने का मतलब ये नहीं कि शादी इसी से करनी है। रोमांटिक फीलिंग्स आने का मतलब ये है कि हम इस इंसान को एज अ फ्यूचर लाइफ पार्टनर एक्सप्लोर करके देख सकते हैं। तो ये चीजें भी हमको बच्चों को बतानी चाहिए। बिल्कुल बढ़ जाता है। तो रोमांस, जैसे हम पिक्चर में देखते हैं कि ये लड़की पसंद आ गई, शादी तो इसी से, इट्स नॉट लाइक दैट। एक प्रॉपर पार्टनर चुनना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए कि इंडिया में मोस्टली लोगों की शादी होती है, मैरिज करना ऑलमोस्ट एक यूनिवर्सल फिनोमेना है, पर लाइफ पार्टनर चुनना कैसे है इसके बारे में कोई ज्ञान ही नहीं है। हमारे पेरेंट्स भी खुलकर इस बारे में हमसे बात नहीं करते। तो जो हम ये कहते हैं कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज, लव मैरिज और अरेंज में क्या फर्क है? अरेंज में हम बाहर से अंदर की तरफ आते हैं, हमारी जात बिरादरी है, हमारे जैसी उठ बैठ है, परिवार का स्टैंडर्ड हमारे जैसा है कि नहीं है। हम पहले बाहर की भौतिक चीजों को देखकर अंदर की तरफ आते हैं कि भाई हाँ ठीक है, खाना पीना कपड़ा सब ठीक होगा तो झगड़े कम होंगे। अगर इनका उठ बैठ हमारे जैसा है तो इजी हो जाएगा, दोनों एक जैसे माहौल में रहें। एब्सोल्युटली। और लव मैरिज में हम अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं, दोस्ती है कि नहीं, वैल्यू सिस्टम मैच कर रहा है कि नहीं, उसके बाद हम बाकी के सारे फैक्टर्स देख के फिर करते हैं। तो पार्टनर कैसे ढूंढना है वो भी बताना पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रोमांस क्या है, सेक्सुअल फीलिंग्स क्या है, वो सारी चीजें भिन्न भिन्न करके बच्चों को समझाना बहुत जरूरी है। हाँ, ये जो आपने अभी बात की डॉक्टर साहब की उनके आपस में वैल्यू मिलते हैं कि नहीं, हम जब कॉलेजेस और आम प्लेस पे देखते हैं तो बड़ा ये लगता है कि मैच नहीं है। मैच का मतलब कि दोनों एक जैसे एक हालात में नहीं है। हाँ। तो ये कैसे होता है कि वो इतना अट्रैक्ट हो जाते हैं एक दूसरे की तरफ कि जिनका मैच ही नहीं है वो भी अट्रैक्ट? बहुत नॉर्मल है जी, ऑपोजिट ही अट्रैक्ट करता है जगदीप जी। जो चीजें मेरे पास नहीं होंगी, नेचुरल सी बात है, मैं सामने वाले के पास अगर वो गुण होंगे तो उसको अप्रिशिएट करूंगी। तभी मैं लास्ट वाले उसमें कह रही थी कि एक दोस्ती होना बहुत जरूरी है, और दोस्ती तभी संभव है जब वैल्यू सिस्टम सेम है। आपकी शक्ल सूरत कैसे है, हालात कैसे हैं, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, वो चीजें बात की हैं। अगर आपका जो नजरिया है लाइफ के प्रति, राइट और रॉन्ग की जो सेंस है वो सेम है, तो बिल्कुल ठीक रहेगा। अब शुरू में क्या होता है, हम अपने अनहील्ड वर्जन से जाते हैं, मतलब मैंने जो लाइफ में नहीं पाया, सडनली अगर वो सामने वाले में दिख जाएगा तो ऐसे लगेगा कि मैं पूरा हो गया। ऐसे वाली फीलिंग आती है ना कि मैं आधा तू आधा, हम मिलके हम दोनों पूरे हो गए। तो वो इसीलिए हम ऑपोजिट गुणों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और बाद में कई बार अगर हम बैलेंस में नहीं आ पाते तो आप देखेंगे यही फिर वो झगड़ों का कारण भी बनते हैं और डिवोर्सेस का कारण भी बनते हैं। ये सवाल और थोड़ा सा मुझे वो तंग कर रहा है कि क्योंकि सेंसिटिव लड़कियां ना, छपरी वर्ड थोड़ा सा वो है क्या कहना, लेकिन छपरी लड़कों के आसपास का रिलेशन बन जाता है। बिल्कुल तो आपने ये बड़ा मुझे वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, गुड गर्ल्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स बैड बॉयज, इसको इस तरह से क्योंकि वो गुड होती है ना। तो ये नेचर का देखिए, कुदरत हमेशा बैलेंस में वर्क करती है, और दो लोगों को कुदरत ऐसे ही इकट्ठा करती है जिनको एक दूसरे से सीखना होता है और बैलेंस आउट करना होता है। मान लीजिए दो ऐसे लोग हो गए, गुड गर्ल और बैड बॉय। मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, कोई गुड नहीं है कोई बैड नहीं है, वो तो पर्सपेक्टिव्स हैं। बट क्या होगा कि साथ रहने से हो सकता है बैड बॉय में गुड परिवर्तन आए, उसको लाइफ में वो चीजें सीखनी है, एंड दिस गर्ल हैज ऑल दी स्किल सेट्स, वो उसको वो चीजें सिखाएगी। उस लड़के के साथ अगर वो उसके साथ बैड बिहेवियर करता है तो इस गुड गर्ल को अपने लिए खड़े होना लाइफ में सीखना पड़ेगा, राइट और रॉन्ग की समझ होगी, अपने लिए स्टैंड लेना सीखना पड़ेगा। तो दोनों का एक दूसरे के साथ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को बैलेंस आउट करेंगे। अब क्या होता है कि जैसे ही वो बैलेंस आउट करेंगे, आप देखेंगे वो कहते हैं दाना पानी उठ गया। दाना पानी कैसे उठता है? क्योंकि वो बैलेंस हो गए।
अब इन दोनों लोगों को एक कॉन्शियस डिसीजन लेना पड़ेगा कि क्या हमने आगे का सफर साथ में करना है कि हमने अलग रास्ते पकड़ने हैं, ठीक है। पर बहुत बार क्या होता है कि हम झगड़ते रहते हैं, छोड़ा, फिर ऐसा ही सीन किसी और के साथ जाके रिपीट करते हैं, फिर गुड गर्ल बैड, मतलब दो अलग अलग हो जाएंगे। तो ऐसे में बेसिकली कुदरत बहुत इंटेलिजेंट है, वो ऐसे ही दो लोगों को मिलाएगी जिन्होंने एक दूसरे से सीखना है। उसके बाद वो बैलेंस में आने के बाद साथ रहते हैं कि अलग होते हैं, वो उनकी अपनी लियाकत और उनकी इच्छा के अनुसार होगा। एक चीज है डॉक्टर साहब, क्रश। क्योंकि जब आप टीनेज में पहुंचते हो हाँ, तो बहुत बार मतलब ये सवाल है, पहला क्रश कौन था? बिल्कुल, पहला बिल्कुल। का मतलब कि हाँ, हाँ। वो मिले या ना, किसी देख के जी, किसी, जी। ये कैसे पता लगे? बिल्कुल, क्रश। और कितने गाने पहला पहला प्यार है हाँ। वगैरह वगैरह, है ना? हाँ। देखिए, पहला क्रश जो है वो क्रश ही हमें बेसिकली उन रोमांटिक फीलिंग्स के प्रति बताता है कि दिल में कुछ कुछ अलग हो रहा है। ये प्यार मम्मी पापा के प्यार वाला प्यार नहीं है, ये भाई बहन के प्यार वाला नहीं है, मेरे दोस्त को तो पकड़ के मेरे को चूमने को दिल नहीं करता, कुछ अलग हो रहा है, राइट? तो जो हमारे क्रशेस होते हैं वो हमारी रोमांटिक फीलिंग्स के बारे में हमें अवगत कराते हैं, राइट? और क्रश बड़ा नॉर्मल है, किसी की सूरत अच्छी लगी तो क्रश हो गया, कोई बोलने में बहुत अच्छा है, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है तो क्रश हो गया, मतलब किसी गुण को लेके भी हो सकता है, किसी की शक्ल सूरत को लेके भी हो सकता है, लाइफ में उसकी पोजीशन को लेके हो सकता है, सेलिब्रिटीज को लेकर हो सकता है, ऋतिक रोशन, शाहरुख खान, कुछ भी हो सकता है, राइट? हाँ जी। तो क्रश आपकी रोमांटिक फीलिंग्स से थोड़ा सा एक स्टेज ऊपर, जहां पे आप दिन रात उनके सपने भी लेते हैं, उससे एक स्टेप आगे है ऑब्सेशन या इन्फैचुएशन। उसमें आप अपने दिनचर्या को भी छोड़ के उन्हीं के बारे में सोचते हैं और आपकी जो थॉट्स की क्वालिटी है वो बड़ी ऑब्सेसिव हो जाती है। तो क्रश तक तो नॉर्मल है, ये बिल्कुल ओके है और थोड़ा थोड़ा लाइफ में होना भी चाहिए। आपकी क्लासरूम का क्रश है, सामने से निकल गई तो आपकी बोलती बंद हो गई, दिल दुख दुख करने लगा, ये स्पाइसेस ऑफ लाइफ है, इसको एंजॉय करना चाहिए। बट क्रश पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो ये जरूरी नहीं है। तो क्रशेस होना बिल्कुल नेचुरल और नॉर्मल है। हमारे बच्चे अगर यंग बच्चे हैं तो उनमें होगा और हमें उसको बिल्कुल स्वाभाविक तौर पे लेना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए। बट कई बार क्या होता है कि हम हमारे रिश्तेदार या कोई भी फ्रेंड्स होते हैं, अरे वो तेरे पे लाइन मार रही थी या वो तो तेरे में इंटरेस्टेड लग रही थी, तो दोस्त भी कई बार बहुत नमक मिर्ची लगा देते हैं और बिना बात की हवा से दे देते हैं। तो ठीक है, नॉर्मल पार्ट का लाइफ है, लाइफ का पार्ट है। हाँ एग्जैक्टली, हाँ। तो थोड़ा उन चीजों से बचना चाहिए क्योंकि फिर अभी इनका मन इतना विकसित नहीं होता, इमोशनली इतने बैलेंस नहीं होते, तो फिर ये उन्हीं चीजों को सत्य मान के आगे चलना शुरू कर देते हैं। जब आप किसी से पसंद करते हैं या रोमांटिक रिलेशनशिप बन जाता है या क्रश होता है, फिर एक चीज और है जो बीच में आती है, वो है जेलसी। और वो बहुत बड़ा फैक्टर है। मतलब जब आप जिस माहौल की ग्रुप की बात कर रहे हैं, बाहर घूमने जाना और वो चीजें करना, क्यों जेलसी है, उसको थोड़ा सा देखिए, जेलसी एक बहुत ही स्वाभाविक इमोशन है, ठीक है। मुझे लगता है कि अगर ये मेरी है या मेरा है तो मेरा मन नहीं करेगा कि मैं उसको किसी और के साथ बांटूं, ठीक है। बट मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आज प्रेम के बारे में आपको समझाना चाहती हूँ। प्रेम में मैं ये नहीं कह सकती कि तुम मेरे हो, ठीक है, और मैं इसको एज ए पोएम नहीं कह रही। प्रेम में मैं कभी भी ये नहीं कह सकती कि तुम मेरे हो, कब्जा नहीं होता प्रेम में मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि मैं तुम्हारी हूँ, ठीक है। जब मैं इस भावना के साथ आऊंगी कि तुम मेरे हो, तो मैं कहूंगी कि तुम किसी से बात नहीं करो, तुम उसके साथ बैठो नहीं, तुम उठो नहीं, राइट? तो वो है। पर जब मैं कहूंगी कि मैं तुम्हारी हूँ, तो इसका मतलब मैं तुम्हारी हैप्पीनेस में, तुम्हारी ग्रोथ में, तुम्हारे और रिलेशनशिप्स में भी उतना हैप्पी हूँ। बात सिर्फ आ जाती है कि अगर आपके और मेरे बीच में इस तरह की कोई दोस्ती है जिसको हम रोमांटिक पार्टनरशिप का नाम दे सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें दायरे तय करने पड़ेंगे कि कितना हम एक दूसरे का इस तरह का बिहेवियर टॉलरेट कर पाएंगे और कितना नहीं कर पाएंगे।
जैसे आजकल तो सभी कुलीग्स हैं, आप भी हम्म। देखिए फीमेल कुलीग्स के साथ काम करते हैं, मैं जी, भी जी। मेल कुलीग्स के साथ काम करती हूँ, और हम्म। सभी बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, हम्म। तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि इंटरेक्शंस होंगे। जी। तो अगर हेल्दी इंटरेक्शंस हैं तो बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि जितना वो वर्ल्ड में जाएंगे, अच्छे इंटरेक्शंस करके आएंगे, तो वो सारे एक्सपीरियंसेस आप ही के साथ तो आके शेयर करेंगे। बट कहीं ना कहीं आप दोनों को ही तय करना पड़ेगा कि आप दोनों किस मर्यादा के अंदर रहेंगे, वो दोनों का आपस का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। जी, जी। तो जेलेसी होना स्वाभाविक है, पर जेलेसी के लिए अगर आप सामने वाले को कंट्रोल करना शुरू कर दें, टॉर्चर कर रहे हैं। तो वो फिर अस्वाभाविक है, टॉर्चर तक और पहुंच जाती है उसमें वो बिल्कुल बिल्कुल उसमें बाउंड्रीज और कंसेंट बिल्कुल क्लियरली डिस्कस होना चाहिए। जी। एक और चीज है डॉक्टर साहब, रोमांस या प्यार में आप कह लें कि ये कहते हैं कि जितनी नफरत होगी प्यार भी उतना ही है, जितना प्यार है उतनी नफरत, ये कहाँ तक सही है? मैं छोटी थी ना, अब हम ऑपोजिट्स पढ़ते थे, है ना, डे नाइट, वाइट ब्लैक, जी। और लव का हम हमेशा ऑपोजिट पढ़ते थे, हेट, है ना। बट अगर आप सच में देखें तो लव का ऑपोजिट कभी भी हेट नहीं होता, लव का ऑपोजिट हमेशा फियर होता है। या तो आप प्रेम करते हैं या आप डरते हैं। नफरत करना, जेलेसी करना, कंट्रोल करना, वो सब उस फियर के अंतर्गत आता है। आपस में मतलब मेन इमोशन जो है वो डर है, मैं इसे कहीं खो ना दूं, कहीं ये किसी और को पसंद ना कर ले, यही चीजें हैं ना। तो ये कहना कि जितना प्यार ज्यादा होगा उतना हेट ज्यादा होगा, ये बिल्कुल गलत है। प्यार एक माइंडसेट है, एक स्टेट ऑफ बीइंग है। या तो आप प्यार करते हैं या नहीं करते। नफरत को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, गुस्से को, कंट्रोल को, एंगर को ये कह के कि मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो अभी पीछे आया था ना कि एक हस्बैंड ने एक वाइफ को बड़ा जोर से थप्पड़ जड़ा, और उसने कहा कि भाई क्या हुआ, जब प्यार करता हूं तो गुस्सा भी तो करूंगा। वाइफ ने 2 वापस जड़े। उसने कहा तुम क्या सोचते हो, तुम ही प्यार करते हो, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती। जी। तो ये इस तरह का प्यार फिर अब्यूसिव हो जाएगा और टॉक्सिक हो जाएगा। तो लव का ऑपोजिट कभी भी हेट नहीं है, इट इज ऑलवेज फियर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब शुरुआत करने के लिए। जी। ये लंबा टॉपिक है और आगे निरंतर चलेगा, और आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि आपके जो सवाल हैं, जो आप पूछना चाहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को शेयर कर दें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।